वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवी ट्यूटोरियल्स। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, घर पर होंगे, सेफ होंगे। तो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़े थे कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। आज हम करते हैं मैकेनिज्म। जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ते हैं कि जो सारे चीजें हैं हो कैसे रही हैं, तो रेस्पिरेशन हो कैसे रहा। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं कि रेस्पिरेशन कैसे होती है। तो हम पढ़ते हैं आज मैकेनिज्म मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, ये किसके अंदर पढ़ रहे हैं? इन ह्यूमन। मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन इन ए ह्यूमन, इसी को हम दूसरे वर्डों में कह सकते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन। रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ए ह्यूमन। तो चाहे आपसे रेस्पिरेटरी सिस्टम पूछे या फिर आपसे पूछे मैकेनिज्म कैसे रेस्पिरेशन होता है, तो वो आपको बताना। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर मैं आपको डायग्रामेटिकली आपको बताता हूं। ये हमने बना लिया एक स्मार्ट सा फेस। देखिए बिल्कुल जॉन सीना के जैसा लग रहा है ना? हाँ जी। ये नोज बना ली हमने इसकी, बड़ी अच्छी नोज है। और ये हो गया इसका माउथ। ओके, तो अब हमने ये बना लिया। तो देखिए यहाँ से स्टूडेंट एक पाइप स्टार्ट होती है और यहाँ से भी एक कैविटी स्टार्ट होती है। ये दोनों यहाँ आके मिल जाती हैं, दोनों ने यहाँ आके मिल गई, ठीक है। और यहाँ से दो पाइप स्टार्ट होती हैं। एक पाइप को हम पहले पढ़ चुके, एक पाइप को आज हम पढ़ रहे हैं। तो इसके बाद ये जो पाइप है स्टूडेंट, ये जो पाइप है ये आगे जाके यहाँ पे चेस्ट वाले रीजन में जाके, थोरेसिक रीजन में जाके ये दो पार्ट के अंदर डिवाइड हो जाती है। इस तरह से ये दो पार्ट के अंदर डिवाइड होगी। और इस दो पार्ट के अंदर डिवाइड होके बोला आगे ये बिल्कुल पतली पतली ब्रांचेज में है। इस तरह से ये दोनों पाइप हैं जो, बोला सर ये तो कहीं नहीं डिवाइड हुई। बोला डिवाइड होंगे, यहाँ से इनके अंदर से बहुत सारी ब्रांचेज निकलती हैं, बहुत सारी से पतली पतली ब्रांचेज निकलती हैं। तो ये निकल गई ऐसे। अब ये मत कहना क्या सर तीन ही ब्रांचेज होती है, बेटा ब्रांचेज बहुत सारी होती है। इनकी भी आगे ब्रांचेज निकली होती हैं प्यारे बच्चों, इनकी भी आगे ब्रांचेज निकली होती हैं नन्हे मुन्ने बच्चों। ये देखिए, तो ये ब्रांचेज ऐसे निकली हुई हैं। बोला एक ही साइड बिल्कुल नहीं, दोनों साइड। बोला यहाँ से भी ब्रांचेज निकलेंगी, एक निकल गई है ना, ये दूसरी निकाल दो। अब ऐसे तो नीचे वाली बुरा मान जाएगी, अब नीचे वाली को भी निकाल दो। वेरी गुड। बोला सर आगे इनकी नहीं निकली, ऐसे तो इसका वंश ही रुक गया। नहीं, हम इसको नहीं रुकने देंगे, ये आगे और निकल गई। बहुत अच्छे। अब जितनी ब्रांचेज हैं ये आगे एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर में एंड होती हैं। ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर हमने बना दिया। ये ऐसे, ये सारी की सारी आगे एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर के अंदर एंड होती हैं, ठीक है। यहाँ पे भी ऐसे ही बैलून लाइक स्ट्रक्चर के अंदर। अब आपको लग रहा होगा ये क्या बना रहे हैं, ये कौन सी नई बीमारी आ गई है ना? अब लग रही है तो कोरोना जैसे लग रहा है। कोरोना नहीं है ये, कोरोना इसको इफेक्ट करता है, कोरोना इस बीमारी को इफेक्ट करता है। तो देखिए ये सारी चीजें होती कहाँ हैं? ये सारी चीजें होती हैं स्टूडेंट, ये सारी चीजें होती हैं हमारे प्यारे से दो, दुलारे से दो लंग्स के अंदर। ये सारी चीजें होती हैं हमारे प्यारे से दो लंग्स के अंदर, ये लंग्स। अब सर बोलोगे सर आपने तो ना लंग्स बिल्कुल माउथ के नीचे ही बना दिया। बेटा ये समझाने के लिए डायग्राम में ड्रा किया है, इसको एक्चुअलिटी में मत लेके जाना कि ये कैसा आदमी है, इसके तो लंग्स यहाँ गर्दन में लंग्स आ गया ना, गर्दन में लंग्स नहीं है। तो अब जान लेते कि ये कौन सी बीमारी। तो देखिए ये है लंग्स, इसको हम बोलेंगे राइट लंग, इसको हम बोलेंगे लेफ्ट लंग। सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया। ये अपना हो गया लेफ्ट लंग और ये हो गया अपना राइट लंग, ठीक है। इस तरह से देखिए ये लेफ्ट लंग, ये राइट लंग। उसके बाद अब ये लंग्स के अंदर देखिए जो ये जो होल था यहाँ पे, ये बड़ा ही प्यारा होल था जिसके अंदर से आप डेली सफाई करते हो। इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट नोस्ट्रिल।
नोस्ट्रल। कुछ तो सफाई के साथ और कुछ भी कर देते हैं ना, यहाँ देखो, यहाँ से एक पार्ट निकालते हैं, यहाँ से एक पार्ट, और यहाँ से भी कुछ है ना, बहुत अच्छा काम कर देते हैं। तो नोस्ट्रल। उसके बाद देखिए, ये जो कैविटी शुरू होती है नासल, इसको बोलते हैं नासल कैविटी। नासल कैविटी। उसके बाद बोलता है, नासल कैविटी के बाद आता है ये कॉमन पैसेज, जहाँ पे ये ओरल कैविटी और नासल कैविटी दोनों मिल जाती हैं, तो इसको हम बोलते हैं फेरिंग्स। इसको हम बोलते हैं फेरिंग्स। अब फेरिंग्स के आगे से एक पाइप स्टार्ट होती है, इस पाइप को हम बोलते हैं विंड पाइप। इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों विंड पाइप, और विंड पाइप को कह देते हैं कई बार ट्रैकिया। विंड पाइप को कह देते हैं ट्रैकिया। अब जो विंड पाइप है ये इस लंग्स के पास आके दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, तो इन दोनों पार्ट को बोलते हैं ब्रोंकस। आई होप आपको नजर आ रहा होगा, थोड़ा सा छोटा मैंने लिखा है, बड़ा कर देते हैं, ब्रोंकस। अब ये जो ब्रोंकस है ये आगे और छोटी छोटी ब्रांचेज के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो, ये देखिए ये जो ब्रांचेज है ये होती हैं स्टूडेंट ब्रोंकियोल्स। ये जो सारी ब्रांचेज हैं ये भी है, और जो ये भी है, ये दोनों की दोनों, ये भी ये भी ये भी ये भी, ये है ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स, या इसको मैं यहाँ की बजाय इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स, दीज आर ब्रोंकियोल्स। ये भी ब्रोंकियोल। अब ये प्राइमरी ब्रोंकियोल्स हैं, सेकेंडरी ब्रोंकियोल्स, और आगे ब्रांचेस हो ट्रसरी, वो तो हमारे काम की चीजें नहीं है। तो ब्रोंकियोल्स, तो ब्रोंकस के आगे पार्ट ब्रोंकियोल्स, विंड पाइप के आगे पार्ट ब्रोंकस के आगे पार्ट ब्रोंकियोल्स। और जो फिर ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर है, देखिए ये सारे जो आपको बैलून लाइक स्ट्रक्चर, इनको बोलते हैं एल्वियोलाई। एल्वियोलाई, इनको बोलते हैं एल्वियोलाई। ये भी सारी क्या है, एल्वियोलाई। एल्वियोलाई। अब ये जो लंग्स हैं ये हवा में से नहीं लटके होते, इन लंग्स के ऊपर हमारी बॉडी की सबसे बड़ी मसल, सबसे बड़ी मांसपेशी प्रेजेंट होती है, उसको हम बोलते हैं प्यारे बच्चों, इसको हम बोलते हैं डायाफ्राम। इसको बोलते हैं हम डायाफ्राम। इसको हम बोलते हैं डायाफ्राम। मसल से लार्जेस्ट मसल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है ना, डायाफ्राम। इसके ऊपर लंग्स रखे होते हैं ऐसे। तो इन पार्टों से मिलके बनता है स्टूडेंट अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम। दीज आर द बेसिक पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो हम लिख लेते हैं पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना। फर्स्ट पार्ट क्या है, नोस्ट्रिल। सेकंड पार्ट क्या है, फेरिंग्स। थर्ड पार्ट क्या है, विंड पाइप, आपको डायग्राम में नजर आ रहा है। फोर्थ पार्ट क्या है, फोर्थ पार्ट है अपना ब्रोंकस, ठीक है, या फिर आप इसको कह लो आगे और हो जाएगा ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो कहाँ है, वो है अपना एल्वियोलाई। एल्वियोलाई। और जो ये अपनी ब्रोंकस और ब्रोंकस दोनों ही किसके अंदर हैं, लंग्स के अंदर। दोनों ही किसके अंदर हैं, लंग्स के अंदर। तो ये हमारे जनरली जो हमारा सॉरी मैंने एक चीज को तो छोड़ ही दिया यहाँ पे, इनके नंबर्स को हम चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे रहता है नसल कैविटी, और फिर आता है अपना फेरिंग्स, फिर आता है अपना विंड पाइप, फिर ब्रोंकियोल्स, और फिर ये। तो इस तरह से हमारा कंप्लीट होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो देखिए ये है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब हम बात करते हैं कि इस रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर फंक्शंस कैसे होते हैं, कैसे एयर, कहाँ से एयर आती है, फिर कहाँ एयर जाती है, तो हम वो सारी चीजें पढ़ते हैं। तो हम एक एक पार्ट को डिटेल में पढ़ते हैं। तो देखिए ये है नोस्ट्रिल, अब एयर है यहाँ पे, ये एयर है। तो एयर नोस्ट्रिल के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर पहुंचती है। सबसे पहले जो पासेज ऑफ एयर, वे, पाथ ऑफ एयर, एयर कहाँ से एंटर करती है, कहाँ को जाती है, वो सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। तो आप देखिएगा, अब इन पार्ट्स को मैं रेज कर रहा हूँ, एक एक पार्ट के फंक्शन को हम लिखते हैं।
तो जो एक्चुअल में मैकेनिज्म है हमारा वो स्टार्ट होता है कि कैसे एयर पास करती है। तो सबसे पहला फर्स्ट स्टेप के अंदर एयर एंटर्स into our body through nostril क्या है? होल। ये है नोस्ट्रिल, देखिए ये है नोस्ट्रिल, दो नोस्ट्रिल होते हैं। ये होल, ये इसको बोलते हैं, जो हमारे नोज के जो एक्सटीरियर पार्ट पे बिल्कुल बाहर वाले पार्ट पे जो होल है उसको बोलते हैं नोस्ट्रिल। तो एयर एंटर्स इनटू आवर बॉडी थ्रू नोस्ट्रिल। सबसे पहले नोस्ट्रिल से एयर आई। अब देखिए अब क्या होगा, अब जो एयर है वो नसल कैविटी में जाएगी। तो अब जो एयर है नसल कैविटी में जाएगी। नसल कैविटी के अंदर होते हैं हेयर्स, नसल कैविटी के अंदर होते हैं हेयर्स, और हेयर्स पे लगा होता है म्यूकस। हेयर्स पे लगा होता है म्यूकस। एक सेकंड रुकिए, मैं एक मार्कर ले लेता हूं। हेयर्स पे लगा होता है म्यूकस, हेयर्स पे लगा होता है म्यूकस। तो देखिए मैं म्यूकस भी लगा देता हूं। बड़ा अच्छा लगा आपको, वेरी गुड। ये हो गया म्यूकस। चिपचिपा सा मटेरियल होता है, वैक्सी मटेरियल, चिपचिपा सा मटेरियल, स्टिकी। ये तो ये हो गया अपना म्यूकस। म्यूकस ऑन हेयर, म्यूकस ऑन हेयर। तो हेयर पे लगा होता है म्यूकस। तो अब देखिए होता क्या है यहाँ से बेनिफिट क्या है। यहाँ से बेनिफिट ये है, जैसे ही एयर आएगी, इस एयर के अंदर है डस्ट, एयर के अंदर है डस्ट पार्टिकल्स। तो इस एयर के अंदर से जो डस्ट पार्टिकल्स है वो यहाँ चिपक जाएंगे म्यूकस के, क्योंकि म्यूकस चिपचिपा है। तो ये जो डस्ट पार्टिकल्स है वो यहाँ चिपक गए। तो जो डस्ट पार्टिकल्स है वो यहाँ से चिपक गए। कह सकते हैं एयर होगी फिल्टर। यहाँ से आते आते अपनी जो एयर है वो होगी फिल्टर। तो देखिए क्या खास बात है, एयर एंटर्स इनटू आवर बॉडी थ्रू नोस्ट्रिल, देन इट passes into nasal cavity and get filtered due to mucus on hairs, ड्यू टू mucus on hairs। तो देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने कई पॉइंट्स को मिला के एक पॉइंट बना दिया है ताकि आपके लिए जो नोट्स हैं वो शॉर्ट बने, ज्यादा लंबे चौड़े नोट्स ना बने। तो क्या होता है, आपको कई बार बोला गया होगा कि आप है ना मुंह से सांस लीजिए ना, माउथ से सांस लीजिए। अरे गलत, गधों, सॉरी। आप नोज के थ्रू, नोस्ट्रिल वाया नोज से ब्रीदिंग कीजिए, आप माउथ से ब्रीदिंग मत कीजिए। तो उसका बेनिफिट क्या है, बहुत सारे जो अच्छे स्टूडेंट उनको समझ आ चुका होगा, मैंने बता दिया। देखिए जो माउथ से हम ब्रीदिंग करते हैं तो हमारे माउथ के अंदर हेयर्स नहीं होते ना म्यूकस होता। तो उससे एयर के अंदर जो डस्ट पार्टिकल है वो हमारे अंदर लंग्स के अंदर चले जाएंगे और दिक्कत करेंगे, इन्फेक्शन करेंगे। अब जब नोज से हम ब्रीदिंग करते हैं तो जो एयर है वो नोज से जब पास होके जाएगी तो उसके अंदर जो हेयर्स हैं उसके ऊपर जो म्यूकस है वो चिपचिपा है। वो बोल रहा है जो एयर जब जाएगी ना, बोल रहा है एयर से डस्ट पार्टिकल वो खींच लेगा। अरे कहाँ जा रहे हो, जल्दी आओ, इधर आओ। तो वो डस्ट पार्टिकल्स को ऐसे पकड़ लेगा। तो डस्ट पार्टिकल सारे कहाँ रह गए, हेयर्स पे। अब क्या गई, प्योर एयर, एयर छन गई, फिल्टर हो गई एयर। तो एयर गेट फिल्टर ड्यू टू म्यूकस ऑन हेयर। तो कई पॉइंट्स को मैंने मिला के अब क्या होगा, अब बोला अब जो एयर है वो प्योर होगी, है ना। अब मैंने इसको रेड से बना दिया, अच्छा लगेगा डायग्राम में। अब आ गई वो विंड पाइप में। विंड पाइप का कोई काम नहीं है, विंड पाइप से होती हुई, विंड पाइप से होती हुई वो ब्रोंकस से होती हुई वो ब्रोंक्यूल्स में, वो इस तरह से ब्रोंक्यूल्स में, और एट लास्ट पहुंचती है एल्वियोलाई के पास। एट लास्ट पहुंचती है एल्वियोलाई के पास। ये आ गई एल्वियोलाई, ओके। एल्वियोलाई में आ गई। इसी तरह से सेम टू सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी है। यहाँ पे भी चली जाएगी, ये यहाँ चली जाएगी, ये यहाँ चली जाएगी, ये एयर आ गई, एल्वियोलाई में पहुंच गई। एयर पहुंच गई है अपने डेस्टिनेशन पे, एल्वियोलाई पे। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिख सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप बड़ा अच्छा सा लिखेंगे हम कि देन एयर reaches to alveoli वाया, कहां से होती है, वाया फेरिंग्स से आगे विंड पाइप से आगे ब्रोंकस, और उससे आगे कहां गई, ब्रोंक्यूल्स,
और उससे आगे कहाँ गई, एल्वियोलाई, उससे आगे कहाँ गई, एल्वियोलाई। तो फिर एयर पहुंच गई एल्वियोलाई पे, ये एल्वियोलाई, ठीक है। अब देखिए जो एल्वियोलाई है, ये एल्वियोलाई हैं, ये इनकी जो सरफेस है, देखिए जो एल्वियोलाई का जो सरफेस है, ये मरादी बने एक बड़ी एल्वियोलाई, ठीक है। इनके जो वाल्स होती हैं ये बिल्कुल पतली होती हैं, तो इनके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, इनके अंदर छोटे छोटे पोर्स, माइनर से पोर्स होते हैं इसके अंदर छोटे छोटे, ये देखिए पोर्स, ये क्या है, ये एल्वियोलाई है, ये एल्वियोलाई है, ये छोटे छोटे पोर्स हैं। तो इन पोर्स से यहाँ से देखिए एयर आई थी, यहाँ से जो एयर आई थी, ये एयर आई थी एल्वियोलाई के अंदर, ये क्या है, एल्वियोलाई है, ये एयर आई थी। अब ये एयर है, यहाँ पे इसके चारों ओर है ब्लड, इसके चारों ओर कौन है, ब्लड, इसके चारों ओर है ब्लड। तो अब इस एयर से जो ऑक्सीजन है, प्यारे बच्चों, ऑक्सीजन तो ब्लड के अंदर, और जो CO2 है, और जो गंदी गैस है CO2, वो एल्वियोलाई के अंदर। तो ब्लड के अंदर चली जाती है ऑक्सीजन, और ब्लड के अंदर से CO2 आ जाती है वापस किसके अंदर, एल्वियोलाई। तो एक्चुअल के अंदर जो ब्रीदिंग था, गैसेज का एक्सचेंज था, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का आना, CO2 का बाहर निकला, वो कहाँ सारा काम कहाँ हुआ है, वो सारा काम हुआ एल्वियोलाई पे। तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एट एल्वियोलाई exchange of a gases take place, exchange of gases take place means, exchange of gases का मतलब जो अपना ब्लड है, जो अपना ब्लड है उसके अंदर आ जाती है O2, उसके अंदर आ जाती है O2, और ब्लड के से चली जाती है कौन, CO2, ब्लड के अंदर से चली जाती है कौन, CO2। तो एक्चुअल में एक्सचेंज ऑफ गैसेज कहाँ होता है, एल्वियोलाई में। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक प्लेस, एल्वियोलाई। फिर क्या होता है, फिर तो सिंपल प्रोसेस है। नाउ एयर इज एग्जॉस्टेड, नाउ एयर इज एग्जॉस्टेड वाया, पहले कहाँ है, एल्वियोलाई में, फिर कहाँ जाएगी, फिर जाएगी ब्रोंकस में या ब्रोंक्यूल्स में, फिर कहाँ जाएगी, ब्रोंक्यूल्स में, ब्रोंक्यूल से कहाँ जाएगी, ब्रोंकस में, ब्रोंकस से कहाँ जाएगी, विंड पाइप में, विंड पाइप से कहाँ जाएगी, फेरिंग्स में, और फेरिंग्स से कहाँ जाएगी, नासल कैविटी में, फेरिंग्स से कहाँ जाएगी, नासल कैविटी, और नासल कैविटी से कहाँ जाएगी, नोस्ट्रिल में, कहाँ जाएगी, नोस्ट्रिल में, और नोस्ट्रिल से कहाँ जाएगी, आउटसाइड द बॉडी, नोस्ट्रिल से कहाँ जाएगी, आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड दी बॉडी। तो देखिए फिर से मैं बताता हूँ, ये एल्वियोलाई थी, ठीक है, ये रही एल्वियोलाई, इस एल्वियोलाई को मैंने बड़ा करके यहाँ दिखा दिया। एल्वियोलाई से ब्लड में ऑक्सीजन चली गई, CO2 आ गई। अब जो एयर है, अब जो एयर है वो रिटर्न करेगी, अब जो एयर है वो रिटर्न करेगी। अब जो एयर है एल्वियोलाई से रिटर्न कर रही है, ये रिटर्न कर रही है, ये मैंने रिटर्न एयर बना दी। वो कहाँ आई, पहले एल्वियोलाई से ब्रोंक्यूल्स में, ब्रोंक्यूल से ब्रोंकस, ब्रोंकस से विंड पाइप से होते हुए ऐसे, है ना, विंड पाइप से ऐसे होते हुए ये चली गई बॉडी से बाहर, नोस्ट्रिल के थ्रू बॉडी से बाहर, आउटसाइड दी बॉडी, आउटसाइड दी बॉडी। इस तरह से हमारा ब्रीदिंग का जो मैकेनिज्म है, रेस्पिरेशन का जो मैकेनिज्म है वो हो गया कंप्लीट, ब्रीदिंग का जो मैकेनिज्म है वो हो गया कंप्लीट। तो इस तरह से हमारी बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन होती है। तो देखिए मैं फिर से बताता हूँ, सबसे पहले जो हमारी बाहर से एयर हम नोस्ट्रिल से अंदर लेते हैं, फिर वो नासल पैसेज में जाती है, फिर फेरिंग्स में, फिर विंड पाइप में, फिर ब्रोंकस में, फिर ब्रोंक्यूल्स में, फिर एल्वियोलाई में, फिर ब्लड में, ब्लड से बाहर CO2, एल्वियोलाई में, फिर ब्रोंक्यूल्स, फिर ब्रोंकस, फिर विंड पाइप, फिर फेरिंग्स, फिर नासल कैविटी, फिर नोस्ट्रिल बाहर। तो इस तरह से हमारा मैकेनिज्म पूरा होता है रेस्पिरेशन का। तो ये था रेस्पिरेशन इन ह्यूमन, सॉरी मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन इन ए ह्यूमन। तो आपको कभी भी रेस्पिरेटरी का सिस्टम का अगर डायग्राम बनाए तो आपको कोई ज्यादा बुक वाला डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है कि बिल्कुल वहां पे पेंटर बन जाओ, नहीं, आपको बस सारे पार्ट्स अलग से दिखाने हैं और अच्छे से डायग्राम को ड्रा करना है। अब ये थी सारी चीजें, एक बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट आपको लग रहा है, बट अब देखिए क्वेश्चन यहाँ से उठता है, क्या इस एटमोस्फेयर में सिर्फ ऑक्सीजन है? क्या यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन है? बिल्कुल नहीं। आप तो गए सर एयर की कंपोजिशन हमने पढ़ रखी है, एयर के अंदर क्या होता है,
एयर के अंदर होते हैं नाइट्रोजन, एयर के अंदर होते हैं ऑक्सीजन, एयर के अंदर होती है CO2, एयर के अंदर होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, एयर के अंदर होती है हीलियम, बहुत सारी गैसेज प्रेजेंट है एयर के अंदर। तो फिर ऑक्सीजन ही अंदर कैसे जा रही है? ऐसी हमारी नोज के अंदर कौन सी मोटर लगी हुई है, कौन सा फिल्टर लगा हुआ है जो एयर से सिर्फ ऑक्सीजन को निकाल पाता है? तो ये कंसेप्ट बिल्कुल गलत है। हम सिर्फ ऑक्सीजन को अंदर नहीं लेते, हम सिर्फ ऑक्सीजन को अंदर नहीं लेते। तो आपने आई होप ये नोट कर लिया होगा। तो अब हम चलते हैं आगे। तो देखिए नेक्स्ट, तो ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे पॉसिबल है कि जो एयर है उससे सिर्फ हम ऑक्सीजन ही अंदर ले रहे हैं? तो ये तो बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम सिर्फ एयर से सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं ले रहे, हम क्या करते हैं, वी इनहेल कंप्लीट एयर। तो हम बताते हैं इनहेल्ड एयर कि हमने कौन सी एयर अंदर ली, हमने पूरी की पूरी एयर अंदर ली है। हमने उस एयर के अंदर क्या क्या लिया है? उस एयर के अंदर हमने लिया है नाइट्रोजन को, उस एयर के अंदर हमने क्या लिया है? ऑक्सीजन को, उस एयर के लिए अंदर हमने लिया है CO2 को। मेन चीजें हमने लिखी हैं। नाइट्रोजन कितनी परसेंट है? 78%। ऑक्सीजन कितने परसेंट है? 21%, लगभग 20 पॉइंट कुछ होता है, 21 हमने मान लिया है। CO2 कितना होता है? 0.03%। ये कितना होता है? 0.0%। जब हमने अंदर लिया, हमने पूरी एयर को अंदर लिया है। अब हम जो एक्सहेल्ड करते हैं, एक्सहेल्ड, कि हमने एक्सहेल्ड एयर, जब एयर को हमने बाहर छोड़ा, हम छोड़ते के अंदर लेते हैं O2, बाहर छोड़ते हैं CO2, ऐसा कैसे होता? तो देखिए हमने तब भी किसको ही छोड़ा है? एयर को। लिया भी किसको था? एयर को। अब डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये आता है, नाइट्रोजन है इस एयर के अंदर, इस एयर के अंदर ऑक्सीजन है, और इस एयर के अंदर CO2 है। तो अब नाइट्रोजन है जो, वो कितनी ही रहती है? 78%। देखिए पहले भी 78, अब भी 78। ऑक्सीजन कितनी हो जाती है? ये हो जाती है 16.4%, ये हो जाती है 16.4%। और CO2, जो CO2 वो कितनी हो जाती है? 4.4%, ये हो जाती है 4.4। ये देखिए कुछ बुक्स में हो जाता है 16.6 हो, कुछ बुक्स में 16.8 हो, मतलब 16% के समथिंग होता है, 4.4 के परसेंट होता है। तो देखिए पहले CO2 थी 0.03%, वो बढ़ के हो गई 4.4। इसीलिए पहले CO2 ली थी कम, छोड़ी ज्यादा, इसलिए हम बोलते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा। अब देखिए जब हमने ऑक्सीजन ली थी, जब हमने ऑक्सीजन ली थी, तब उस हवा के अंदर ऑक्सीजन कितनी थी? 21%। अब जो ऑक्सीजन है, अब जो ऑक्सीजन कितनी है? 16.4%, 16.4%। तो मीन्स ऑक्सीजन ली थी, उसको यूज कर लिया, ली ज्यादा थी छोड़ी कम, इसीलिए जनरली बोल दिया जाता है कि ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 बाहर से। बट ऐसा बिल्कुल गलत है, एक बस बोलने के लिए कह देते हैं जनरल वे के अंदर। मीनिंग क्या है? पूरी एयर को अंदर लेते हैं, जिस गैस की जरूरत है उसको यूज कर लेते हैं, जिस गैस की जरूरत नहीं है उसको हम यूज नहीं करते। 78%, 71 यूज नहीं था, कोई दिक्कत नहीं, यूज ही नहीं किया जब हमारे को जरूरत ही नहीं था। बाकी जिसको यूज कर रहे हैं उसके अमाउंट घटेगी, जिसको प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके अमाउंट बढ़ेगी। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि हम लेते क्या है, छोड़ते क्या। काफी बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप इंपोर्टेंट मार्क कर लेना, इनहेल्ड एयर एंड एक्सहेल्ड एयर। वेरी गुड। अब यहीं से इस डायग्राम से मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि हम रेस्पिरेशन जो कर रहे हैं वो किसकी वजह से कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? हम कर रहे हैं कि हमारी बॉडी को ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन मिले। क्यों मिले ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन? ताकि हम ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करें और हमारे को एनर्जी मिले। तो अब ये ऑक्सीजन ज्यादा लेने के लिए हमारे को क्या करना पड़े? देखिए डायग्राम देखिए, ये एल्वियोलाई मैंने कुछ 7 से 8 या 10 कुछ बना रखी हैं। अगर ये एल्वियोलाई ज्यादा हो जाएं, अगर ये एल्वियोलाई ज्यादा हो जाएं तो ऑक्सीजन की सप्लाई ज्यादा होगी या कम होगी? आप कहेंगे सर ज्यादा होगी, क्योंकि ज्यादा एल्वियोलाई, ज्यादा गैसेज का एक्सचेंज, ज्यादा ब्लड के अंदर O2, ज्यादा CO2 बाहर, तो गैसेज का एक्सचेंज ज्यादा। मीन एल्वियोलाई के बढ़ने से हमारी बॉडी के अंदर गैसेज का एक्सचेंज भी क्या हो जाएगा? ज्यादा। तो हम फैक्टर की बात करते हैं कि किन फैक्टर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए ब्रीदिंग, रेस्पिरेटरी ऑर्गन के पास। तो देखिए आपसे कोई पूछ ले कि व्हाट इज द प्राइमरी ऑर्गन ऑफ आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन कौन सा है? उसको बोलते हैं प्राइमरी। तो आप बताओगे लंग्स। आप क्या बताओगे? लंग्स। लिखवाने की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस की बात है। उसके बाद आपसे पूछेगा वो हमारी बॉडी में रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है, हमारी बॉडी में रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है? लंग्स। तो अब कहेगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोला जिन ऑर्गन को रेस्पिरेशन के लिए यूज किया जा रहा है
उन ऑर्गन को बोलेंगे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। अब ना उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जरूरी, उनके अंदर क्या चीजें जरूरी होनी चाहिए ताकि हम अच्छे से रेस्पिरेशन कर पाए, तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स की वो चीज तो उनके अंदर होनी ही होनी चाहिए। हमारी जिस बॉडी में लंग्स हैं, एल्वियोलाई हैं, उनके अंदर वो चीजें, वो सारी खास बातें होनी चाहिए। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन की खास बातें क्या है, देखिए रेस्पिरेशन कर रहे हैं ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ाने के लिए। अब ऑक्सीजन की सप्लाई कब बढ़ जाएगी, पहली बात कि जब ऑक्सीजन की सप्लाई तब बढ़ जाएगी जब ज्यादा से ज्यादा ब्लड की सप्लाई हो, ज्यादा से ज्यादा ब्लड की सप्लाई हो। तो हम पहली चीज लिखेंगे इनके अंदर सप्लाई ऑफ ब्लड, सप्लाई ऑफ ब्लड शुड बी हाई। जो इनके अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन लंग्स के अंदर जो ब्लड की सप्लाई है, ज्यादा से ज्यादा ब्लड लंग्स के अंदर जब जाएगा तब ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचेगी। तो सप्लाई ऑफ ब्लड शुड बी हाई। उसके बाद देखिए अगर ये एल्वियोलाई हैं, अगर ये एल्वियोलाई हैं, इनके जो वॉल्स हैं ये मोटी हो जाए ऐसे, इनकी जो वॉल्स हैं ऐसे मोटी हो जाए पूरी, है ना। तो अब इस केस के अंदर ऑक्सीजन कम बाहर जा पाएगी, CO2 कम अंदर आ पाएगी। मतलब गैसेज का एक्सचेंज कम होगा कब, जब इनकी जो वाल्स हैं, इनकी जो वाल्स वो क्या हो, मोटी। तो इनकी अगर वाल्स पतली थी तो ज्यादा हो रहा था, इट मीन्स इनकी जो वॉल्स हैं, वॉल्स शुड बी थिन, वॉल्स शुड बी थिन। जो वॉल्स हैं वो पतली होनी चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा गैसेज का एक्सचेंज हो। अच्छा अब एक एल्वियोलाई हो तब ज्यादा सप्लाई हो, 10 हो तब, या 100 से ज्यादा मिलियंस हो तब। आप बोलोगे मिलियंस, जितने ज्यादा एल्वियोलाई उतना ज्यादा गैसेज का एक्सचेंज, उतना ज्यादा गैसेज का एक्सचेंज। तो हम ये कह सकते हैं सरफेस एरिया, सरफेस एरिया शुड बी मैक्सिमम, कि इनका जो सरफेस एरिया है वो जितना ज्यादा से ज्यादा हो उतना ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। तो सरफेस एरिया क्या हो, ज्यादा से ज्यादा ब्लड की सप्लाई क्या हो, ज्यादा से ज्यादा, और वाल्स क्या हो, मोटी वाल्स हो, पतली वाल्स हो, पतली वाल्स हो, तो ताकि गैसेज का एक्सचेंज ज्यादा से ज्यादा हो। तो ये सारी की सारी चीजें हैं, ये किसकी वजह से, गैसेज का एक्सचेंज, गैसेज की सप्लाई, ऑक्सीजन की सप्लाई को ज्यादा से ज्यादा करने के लिए। क्योंकि रेस्पिरेशन का मीनिंग ही क्या है, रेस्पिरेशन को ज्यादा से ज्यादा लेना, ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करवाना, एनर्जी ज्यादा से ज्यादा लेना। तो ये थी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है बोर्ड के एग्जाम में, क्या, देखिए मैं बताता हूं आपको कि हाउ, हमारी इतनी बड़ी बॉडी है ना। अब इतनी बॉडी के अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए, एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए तो आपको ऑक्सीजन भी ज्यादा चाहिए। तो हाउ आवर लंग्स are designed, how our lungs are designed to maximize the supply of O2 in our body। बोला हमारी बॉडी में जितनी एनर्जी की जरूरत है उतनी एनर्जी मिलती रहे, उसके लिए उतनी ऑक्सीजन मिलती रहे। अब ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन देने के लिए हमारे लंग्स के पास क्या एडेप्टेशन है, हमारे लंग्स के अंदर क्या खास बात है, तो हमारे लंग्स कैसे डिजाइंड हैं ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई करने। तो हम इसका आंसर क्या लिख सकते हैं कि आवर लंग्स हैव millions of alveoli, due to which have a large or very large surface area, for exchange of gases। तो बोल रहा है गैसेज का एक्सचेंज ज्यादा से ज्यादा हो, इसलिए हमारे लंग्स में मिलियंस, है ना, मिलियंस क्या है, एल्वियोलाई। अब ज्यादा से ज्यादा एल्वियोलाई, ज्यादा से ज्यादा सरफेस एरिया, ज्यादा से ज्यादा सरफेस एरिया उतने ज्यादा गैसेज का एक्सचेंज। तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा गैसेज का एक्सचेंज करने के लिए हमारे लंग्स के पास मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई हैं, जिनकी वजह से जो सरफेस एरिया है वो क्या हो जाता है, बहुत ही ज्यादा, और जिससे गैसेज का एक्सचेंज भी क्या हो जाता है, ज्यादा से ज्यादा। तो इस तरह से लंग्स के पास हमारे पास एडेप्टेशन है। अब अगर एक नोट आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो
if our alveoli are stressed over the ground then will cover 80 to 100 मीटर स्क्वायर एरिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट, एनसीईआरटी के बुक्स में 80 मीटर स्क्वायर दे रखा है, कुछ बुक्स में 100 मीटर स्क्वायर, हमने रेंज ले ली 80 टू 100। बोल रहा है अगर हमारे लंग्स की एल्वियोलाई को निकाल दें और ऐसे ग्राउंड के ऊपर उनको बिछा दें, स्ट्रेच कर दें, एक्सपेंड कर दें, तो बोल रहा वो कितना एरिया कवर कर लेंगी? 80 मीटर स्क्वायर। 80 मीटर ऐसे, 80 मीटर ऐसे, या फिर 80 से लेके 100 मीटर स्क्वायर तक, तो बहुत ज्यादा एरिया है। तो इतनी ज्यादा एल्वियोलाई है, इसी वजह से हमारी बॉडी के अंदर तो इतनी ज्यादा एनर्जी की डिमांड है, तो इतनी ज्यादा ऑक्सीजन हमारे को चाहिए, वो ऑक्सीजन सप्लाई हो पाती है। तो इस तरह से, तो ये था हमारी बॉडी के अंदर गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, कैसे हमारे लंग्स डिजाइंड हैं, क्या हमारे लंग्स के अंदर खास बातें होनी चाहिए, व्हाट आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, वो हमने पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन, कि ऐसा क्या हमारी बॉडी में लगा हुआ है जिसकी वजह से एयर को हम अंदर खींच पाते हैं और फिर एयर को बाहर छोड़ पाते हैं। क्योंकि आप सभी ने पढ़ा था 7th स्टैंडर्ड के अंदर कि एयर मूव्स फ्रॉम अ प्लेस ऑफ हायर प्रेशर टू अ प्लेस ऑफ लोअर प्रेशर, कि एयर वहां से वहां मूव करेगी, जहां पे प्रेशर ज्यादा है एयर का, वहां से उस प्लेस पे जाएगी जहां पे एयर का प्रेशर कम है, तो यही कंसेप्ट होता है स्टूडेंट, यही कंसेप्ट होता है हमारा एयर की ट्रांसपोर्ट में भी। हमारी बॉडी के अंदर जो एयर को इनहेल कर पाते हैं हमें और एक्सहेल कर पाते हैं, तो ये कैसे हो पाता है? तो देखिए इसको मैं पहले समझाता हूं, बड़ा सा अच्छा सा कंसेप्ट है, और फिर मैं इसको आपको लिखवाता हूं। तो देखिए क्या होता है, अब देखिए ये आपके पास डायग्राम है। आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी कि जो प्रेशर है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। पी का मतलब क्या है यहाँ पे? प्रेशर। V का मतलब क्या है यहाँ पे? वॉल्यूम। अब ये केस कौन सा है? ये केस है स्टूडेंट क्लोज्ड कंटेनर का, ओपन का केस नहीं है, है ना, क्लोज, डिब्बा बंद है ना। देखिए एक बैलून लीजिए आप, बैलून में जब हम हवा भरते हैं तो उसका साइज बढ़ता है, उसकी मतलब क्या बढ़ती है? वॉल्यूम। जैसे ही प्रेशर लगाया हमने, वॉल्यूम बढ़ी। तो देखिए ये क्लोज कंटेनर है, अब जो बैलून है वो स्ट्रेच हो जाता है, बैलून स्ट्रेच हो रहा है, इसलिए जब प्रेशर लगाते हैं तो वॉल्यूम भी बढ़ रही है। बट यहाँ पे लिखा हुआ कि प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब क्या होता है? अगर प्रेशर को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम घटेगी, वॉल्यूम को बढ़ाएंगे तो प्रेशर घटेगा, ये मतलब होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। तो देखिए जो बैलून है वो मैंने साथ में लिखा है क्लोज कंटेनर में। क्लोज कंटेनर का मतलब है जैसे एक कांच का बॉक्स है ना, ग्लास का बॉक्स, जिसका साइज घट बढ़ नहीं सकता। अगर उसमें आप क्या करोगे, अगर उसके अंदर अगर आप प्रेशर अप्लाई करोगे, तो वॉल्यूम बढ़ेगी? वॉल्यूम नहीं बढ़ेगी। बट अगर ज्यादा से ज्यादा आप उसके अंदर गैस भरते रहोगे, वॉल्यूम उतनी ही है, तो प्रेशर लगता रहेगा, प्रेशर बढ़ता रहेगा। और अगर हम क्या करें, अगर उस वॉल्यूम को हम बढ़ा दें, अब उस ग्लास के बॉक्स को थोड़ा सा और बढ़ा कर दें, गैस उतनी ही है, तो पहले प्रेशर था ज्यादा, है ना। देखिए मैं एक बहुत चीज बोल रहा हूं, डायग्राम से मैं समझा रहा हूं आपको, क्योंकि थोड़ा सा हो सकता है हायर आपको लगे। ये एक बॉक्स है जिसकी वॉल्यूम हमने मान ली 2 मीटर क्यूब, ठीक है, 2 मीटर क्यूब। इसके अंदर हमने एयर भर दी, अब जो एयर है ये इसकी वॉल्स पे प्रेशर लगाएगी, ठीक है। यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू हमने मान ली 8 पास्कल, अब हमने इस वॉल्यूम को बढ़ा दिया, अब हमने जो वॉल्यूम ये V1 थी, ये V2 थी, इसको हमने कर दिया 4 मीटर स्क्वायर, 4 मीटर क्यूब, मतलब बड़ा बॉक्स ले लिया हमने, एक बड़ा बॉक्स ले लिया। अब एयर थी, अब एयर जितनी इसमें है उतनी ही इसमें है, जितनी एयर यहाँ थी उतनी ही एयर यहाँ है। बट यहाँ पे वॉल्यूम कम थी, यहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा है, यहाँ पे वॉल्यूम कम थी, यहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा है। तो अब हम देखते हैं कि जो प्रेशर की वैल्यू वो घट गई,
प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, हाफ। वॉल्यूम को जो हमने डबल किया, वॉल्यूम को 2 से 4 किया, तो जो प्रेशर की वैल्यू है 8 से आ गई 4 पे। मतलब वॉल्यूम के बढ़ाने पर प्रेशर की वैल्यू होगी कम। क्यों होगी, देखिए पहले वही गैसेज के पार्टिकल इसके नजदीक थे, अब उन गैसेज के पार्टिकल को ज्यादा जगह मिल गई, तो अब वो प्रेशर लगा पाएंगे कम, अब वो प्रेशर लगा पाएंगे कम, ठीक है ना। तो जैसे ही हमने एयर को उतना ही रखा और वॉल्यूम को बढ़ा दिया, तो पहले प्रेशर ज्यादा होगा फिर प्रेशर कम। मीन से जब भी हम प्रेशर को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम होगी कम, और जब भी वॉल्यूम को बढ़ाएंगे तो प्रेशर होगा कम। ये बात इंपॉर्टेंट है, वॉल्यूम बढ़ेगी तो प्रेशर घटेगा, वॉल्यूम घटेगी तो प्रेशर बढ़ेगा। तो ये चीजें ध्यान रखनी है आपको। अब देखिए, अब मैं बताता हूं आपको अब होता क्या है। आपसे एग्जाम में बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं कि राइट द मूवमेंट ऑफ, इन लंग्स के ऊपर क्या होता है, रिब्स। देखिए जो हमारी पसली होती है 24 12 इधर 12 इधर, रिब्स बोलते हैं। रिब्स के अंदर मसल, और एक होता है डायाफ्राम, ये होता है डायाफ्राम, नीचे डायाफ्राम। तब होता क्या है, जब हम सांस अंदर लेते हैं, देखिए कंसिडर, जब सांस हम अंदर लेते हैं ऐसे आपकी रिब्स बाहर आती हैं, रिब्स आपकी बाहर आती हैं। अब डायाफ्राम कहाँ जाता है, डायाफ्राम नीचे जाता है। डायाफ्राम कहाँ मूव करता है, डायाफ्राम मूव करता है नीचे। कब, जब आप सांस ले रहे हो, है ना। और जो रिब्स हैं, इनके ऊपर जो रिब्स हैं वो कहाँ मूव करती हैं, बाहर की साइड। रिब्स मूव करती हैं बाहर की साइड, डायाफ्राम मूव करता है नीचे। अब इससे होता क्या है, देखिए पहले जो स्पेस था वो ये था, अब जैसे ये डायाफ्राम नीचे जाएगा तो स्पेस बढ़ जाएगा, स्पेस बढ़ जाएगा। स्पेस बढ़ने का मतलब क्या है, वॉल्यूम बढ़ेगी। और अभी तो हमने पढ़ा था वॉल्यूम जैसे ही बढ़ेगी, वॉल्यूम जैसे ही बढ़े प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। मीन जैसे हमने सांस को इनहेल किया, ऐसे ही रिब्स बाहर आई, डायाफ्राम नीचे गया, वॉल्यूम बढ़ गई, वॉल्यूम बढ़ गई, वॉल्यूम बढ़ गई, तो यहाँ पे इसके अंदर जो एयर का प्रेशर था वो क्या होगा, कम। एयर का प्रेशर क्या हो गया, कम। और एयर कहाँ से काम करती है, हाइयर प्रेशर टू लोअर। अब वो बाहर का जो प्रेशर था, उस प्रेशर से अंदर का जो प्रेशर वो हो गया कम। इट मीन्स एयर बाहर से जाएगी अंदर, बाहर से जाएगी अंदर। तो इसको ध्यान रखेंगे आप। फिर से बताता हूं मैं, एयर मूव्स फ्रॉम हाइयर प्रेशर टू लोअर, जहां पे ज्यादा प्रेशर है उससे हवा जाएगी कम प्रेशर की तरफ। बहुत अच्छे। अब अंदर प्रेशर कम कैसे करें, अब तो प्रेशर बराबर है। जब हमारे को सांस अंदर खींचना होता है, इनहेलेशन करनी होती है, तो हम अंदर की वॉल्यूम को कम करते हैं। कैसे करते हैं, हम ऐसे ब्रेथ इन करते हैं, हम अपनी रिब्स को ऐसे फैलाते हैं ऐसे। तो देखिए रिब्स बाहर आ गई, डायाफ्राम नीचे चला गया, वॉल्यूम ज्यादा होगी। वॉल्यूम क्यों ज्यादा की, क्योंकि वॉल्यूम के ज्यादा होते प्रेशर क्या हो गया यहाँ पे, कम। तो बाहर प्रेशर ज्यादा, अंदर प्रेशर कम। हवा अंदर से बाहर, सॉरी हवा बाहर से अंदर, ये होगी इनहेलेशन। अब हम करते हैं एक्सहेलेशन। अब एक्सहेलेशन जब करेंगे तो क्या करेंगे, देखिए जब हम सांस छोड़ते हम रिब्स को लेके जाते हैं अंदर, डायाफ्राम को लेके आते हैं ऊपर। क्यों हमने क्यों किया ये, क्योंकि जैसे ही रिब्स अंदर आएंगी डायाफ्राम ऊपर जाएगा, जैसे ही रिब्स अंदर आएंगी डायाफ्राम ऊपर जाएगा। वॉल्यूम होगी कम, वॉल्यूम कम तो प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा। कहां, बाहर, बिल्कुल नहीं, अंदर। प्रेशर कहां ज्यादा होगा, अंदर। तो अंदर का प्रेशर बढ़ गया, बाहर का प्रेशर कम। अब हवा कहां से कहां जाएगी, अब हवा जाएगी अंदर से बाहर, अंदर से बाहर। तो ये था एक्सहेलेशन और वो था इनहेलेशन। तो ड्यूरिंग इनहेलेशन our ribs expand, ribs moves outward, diaphragm moves downward, due to which volume increases, volume increases, therefore pressure decreases. So pressure in our chest cavity decreases, और प्रेशर इन आवर चेस्ट कैविटी इज लोअर, प्रेशर कम है हमारी चेस्ट कैविटी में, किससे, बाहर से। देयरफॉर एयर एंटर्स इनटू आवर बॉडी। ड्यूरिंग एक्सहेलेशन रिब्स मूव इनवर्ड, रिब्स अंदर की तरफ, डायफ्राम अपवर्ड। तो देयरफॉर वॉल्यूम डिक्रीज, वॉल्यूम डिक्रीज तो प्रेशर इंक्रीज। कहां पे प्रेशर, हमारी चेस्ट के अंदर प्रेशर ज्यादा होगा, कहां से, बाहर से। तो अब एयर कहां से जाएगी, हाइयर प्रेशर टू लोअर, एक्सहेलेशन। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि व्हाट इज द मूवमेंट ऑफ डायफ्राम एंड रिब्स ड्यूरिंग इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। तो ड्यूरिंग इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, तो मैंने रीजन बताया कि क्यों अंदर जाती है, क्यों बाहर जाती है। कोई पंप नहीं लगा हुआ, हम अपने से पंप बनाते हैं। पंप हम उसको अंदर वैक्यूम पंप ऐसे इस तरह से बना लेते हैं, प्रेशर कम करके, प्रेशर को बढ़ा के, वॉल्यूम कम करके, वॉल्यूम को बढ़ा के। तो कैसे किया हमारे को, हमने अभी पढ़ा, आपको समझ आना चाहिए। अगर नहीं आया तो थोड़ा सा वीडियो को बैक करके देख लेना। अब हम लिखते हैं कि मोशन, देखिए
मूवमेंट, यस हम सीधा लिख लेते हैं इनहेलेशन। इनहेलेशन क्यों होता है? इनहेलेशन होता है स्टूडेंट ड्यूरिंग इनहेलेशन, ड्यूरिंग इनहेलेशन रिब्स मूव्स आउटवर्ड, जो रिब्स हैं वो बाहर की तरफ मूव करती हैं, एंड डायाफ्राम मूव्स डाउनवर्ड, therefore volume increases, volume of chest cavity increases, therefore pressure of chest cavity decreases. So air enters in our body, बोला इनहेलेशन के टाइम पे रिब्स बाहर की तरफ, डायफ्राम नीचे की तरफ, वॉल्यूम ज्यादा, प्रेशर कम, एयर बाहर से अंदर। तो देखिए अब मैं लिख लेता हूं, मूवमेंट है, बहुत अच्छे, ये इसको बाद में हम टेबल बना लेते हैं। अब बात लिखेंगे एक्सहेलेशन की। एक्सहेलेशन कैसे हो पाता है? तो हम लिखेंगे ड्यूरिंग एक्सहेलेशन रिब्स मूव्स इनवर्ड्स, रिब्स अंदर की तरफ जाती हैं, एंड डायफ्राम मूव्स अपवर्ड, और जो डायफ्राम है वो मूव करता है अपवर्ड। देयरफॉर जो वॉल्यूम, किसकी वॉल्यूम? वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी क्या हो जाती है? वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी डिक्रीज, देयरफॉर प्रेशर इंक्रीजेज। सो एयर मूव्स outside the body, therefore air moves outside the body, तो एक्सेलेशन में क्या होता है? रिब्स अंदर की तरफ, डायफ्राम ऊपर की तरफ, वॉल्यूम कम, प्रेशर ज्यादा, एयर बाहर, ये था एक्सेलेशन। अब हम एक टेबल बना लेते हैं, क्योंकि हो सकता है आपके एग्जाम में ये एक्सप्लेनेशन ना पूछी जाए, आपसे पूछा जाए सिर्फ इनकी मूवमेंट, तो हम मूवमेंट की भी एक टेबल बना लेते हैं। देखिए तो देखिए मूवमेंट की टेबल हम बना लेते हैं। हम लिख लेते हैं एक तरफ पार्ट, है ना, एक तरफ हम लिख लेते हैं इनहेलेशन, एक तरफ हम लिख लेते हैं एक्सहेलेशन, एक तरफ हम लिख लेते हैं इनहेलेशन, एक तरफ हम लिख लेते हैं एक्सहेलेशन। तो देखिए पार्ट मैंने लिख लिया, जैसे डायफ्राम, तो जो डायफ्राम है इनहेलेशन में कहां जाता है? इनहेलेशन में डाउनवर्ड, और एक्सहेलेशन में कैसे जाता है? अपवर्ड, अपोजिट, एक्सहेलेशन में अपवर्ड। अब अगर बात करें रिब्स की, तो रिब्स क्या करती हैं? रिब्स इनहेलेशन में आउटवर्ड, और एक्सहेलेशन में इनवर्ड। अब देखिए अगर आपको है ना कंसेप्ट समझ आ जाता है, अगर आपको कंसेप्ट समझ आ जाता है कि ये क्यों बाहर गया, क्यों अंदर गया, तो आप इसको कभी नहीं भूलोगे। इसीलिए मैंने आपको एक्सप्लेनेशन भी लिखवाई है, और मैंने शुरुआत के अंदर आपको बताया था कि क्यों ये बाहर आना जरूरी है, क्यों ये अंदर आना जरूरी है, क्यों रिब्स को बाहर आना पड़ा, क्यों रिब्स को अंदर जाना पड़ा, क्यों डायफ्राम को नीचे, क्यों डायफ्राम को ऊपर, क्यों? क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम का कंसेप्ट था, वो मैंने आपको बताया, एग्जाम्पल के साथ बताया। तो इस तरह से हमने ह्यूमन के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो मैकेनिज्म था उसको कंप्लीट कर लिया। तो अब जो रेस्पिरेशन को हमने कंप्लीट किया है, उससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन भी हो सकते हैं, एक आधे जो रह गए हों, तो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए मेरे अकॉर्डिंग काफी हो गया है, रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म पढ़ा हमने, सिर्फ अभी रेस्पिरेशन को कंप्लीट किया ह्यूमन के अंदर। अभी आगे हम रेस्पिरेशन को कंप्लीट करेंगे अदर ऑर्गेनिजम्स में, प्लांट्स में, जैसे माइक्रोब्स में, जैसे ग्रासहोपर, फ्रॉग एटसेट्रा, तो उनके अंदर, फिशेज के अंदर। तो बड़े अच्छे से कंसेप्ट, नेक्स्ट वीडियो में हम रेस्पिरेशन को कंप्लीट करेंगे।
तो हमारे लाइफ प्रोसेस कंप्लीट हो जाएंगे। हमने पहले डाइजेशन को कंप्लीट किया था, न्यूट्रिशन को, उसके बाद हम रेस्पिरेशन को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप वीडियो को अच्छे से वॉच कीजिए और अपने नोट्स को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, अपनी स्टडी को कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।